लेट्स स्टार्ट देन। सो इट इज लेक्चर नंबर 3। पहले का कुछ भी पेंडिंग है, ऑलरेडी सब कुछ अपडेटेड है शीट के ऊपर, आप वहां से चेक कर सकते हो। bit.ly/सोफिया मैम शीट है, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो अभी आज जो बेटा टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग, सिस्टम्स करेंगे। सम सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्लस हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो सारी चीज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए फटाफट कि रिवीजन में क्या करें, क्या किया था लास्ट टाइम। क्या हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा बताइए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितना फेज अहेड है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितना फेज अहेड है? पाई/2। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कितना फेज अहेड होती है, मतलब आगे है? पाई/2। और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना फेज अहेड होती है? पाई। तो ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए। इसकी हम लोगों ने ग्राफ जो है वो सारे डिस्कस करे थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का आया था कुछ ऐसा। ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का कुछ ऐसा आया था। ठीक है, और एक्सेलरेशन का कैसा आया था भाई? नीचे से, ये पाई का डिफरेंस की वजह से नीचे से शुरू होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल में हम लोगों ने क्लास में कर लिया था, और किसी ने नहीं किया तो आप वहां से इसको डिटेल में समझ सकते हो। फिर सेकंड हम लोगों ने किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का कनेक्शन किया था, जिसमें हमने बताया कि एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है अलोंग एनी डायामीटर, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्शंस लिए थे, लाइक एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे लिया, और डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, प्लस एक जनरल जो केस है वो भी डिस्कस कर लिया था, जिससे आप सारे केसेस बना सकते हो, वो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। थर्ड हम लोगों ने किया था एनर्जी क्या रहती है एसएचएम में, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन किया, पोटेंशियल एनर्जी का किया, टोटल एनर्जी क्या रहती है, ये सब चीज डिस्कस की थी। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके ग्राफ्स वगैरह थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, एक दो क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, ये पूरा चीज हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे सिस्टम्स। तो देखिए, कोई भी सिस्टम अगर एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, हमें नहीं पता अभी कि सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम या नहीं, हम उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जहां पर एफ नेट 0 होता है। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन, राइट? बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब इस सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस सिस्टम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप डिस्प्लेस करोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से एक बैलेंस फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, या एफ नेट बोल सकते हो आप। एफ नेट आप निकालोगे और पुट करोगे क्या आता है, और अगर आपका ये एफ नेट किसी तरीके से इस इक्वेशन से मैच कर जाए तो हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, कोई बोल नहीं रहा ना, इसलिए अगर पता नहीं नेट में तो नहीं प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इस इक्वेशन तक पहुंच गए तो आप बोलोगे गिवन सिस्टम एसएचएम कर रहा है, और अगर वो एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम के केस में हमको पता है ओमेगा स्क्वायर के बाय एम होता है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, और ओमेगा आपके पास क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय में टी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, यानी टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के।
ठीक है। अब के जो होता है वो होता है आपके पास एसएचएम कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, एसएचएम कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट में देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी इस के की। तो के एसएचएम कांस्टेंट, अब अलग अलग सिस्टम के लिए इस के की अलग अलग वैल्यू आएंगी। क्लियर है सबको? 4 स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले ढूंढो इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां एफ नेट 0 है, फिर एक बैलेंस फोर्स इक्वेशन लिखो क्या बन रही है, फिर उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करें, फिर उसके बाद एफ नेट क्या आ रहा है वो देखें। अगर आपके पास फोर्स की इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, इसको हम फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम भी कहते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, के इज एसएचएम कांस्टेंट। अगर ये बन जाता है तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एंड के डिपेंड्स अपॉन कि उस सिस्टम क्या है। अब करते हैं सबसे पहला सिस्टम, स्प्रिंग। सबसे पहला सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा स्प्रिंग का। ठीक है, तो आपको फिगर देख लीजिए, स्प्रिंग सिस्टम कैसा दिखेगा। स्प्रिंग है, मास अटैच्ड है, एक रिजिड सपोर्ट आपको दिख रहा होगा फिगर में। मैं यहाँ बना रही हूँ, 2-3 कंपैरिजन करने हैं, इसलिए देखो मैंने अगर यहाँ मास एम अटैच कर रखा है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है मान लीजिए। तो अभी तो ये शांति से बैठा है, मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल केस समझा रही हूँ। अगर आप ये समझ जाएंगे आपको सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाऊं, लेट्स से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा है इसके ऊपर, कांस्टेंट जो है उसको आप चेंज नहीं करें, अभी क्या होगा कि स्प्रिंग खींचेगा, क्या होगा, स्प्रिंग एक्सपैंड होगा। मान लीजिए यहाँ आ गया, इस पोजीशन से ये कितना आगे गया, एक्स नॉट। आपको पता हो कि जब आप स्प्रिंग का केस लेते हैं, अगर आपने फोर्स उस पर एफ लगाया तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है पीछे की तरफ, कितना कितना आएगा, के एक्स नॉट। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा के एक्स नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है सबको, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए शुरुआत में जो है ये के एक्स नॉट छोटा था, धीरे धीरे जो है स्प्रिंग एक्सटेंड होता जा रहा था, तो अब रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो आपने फोर्स लगाया है और ये जो के एक्स नॉट है ये इक्वल हो जाएगा। जहां ये इक्वल हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या हो जाएगी आपके पास अब, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने यही निकालना था ना फर्स्ट स्टेप, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, और आप यहाँ पर एफ नेट 0, देखो एफ नेट 0 हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू के एक्स नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स कितना है, 0। अब हम इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। मान लीजिए अब इसको मैंने अगर डिस्प्लेस कर दिया, ये जो एक कांस्टेंट फोर्स है ये आपने लगा के रखा हुआ है जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आया। अब आप इसको एक छोटा सा फोर्स दें, ऐसे धक्का सा मारे और छोड़ दें। जैसे ही आप इसको धक्का मारेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक्स नॉट तो ऑलरेडी डिस्प्लेस था ना, यहां से ये एक्स नॉट तो ऑलरेडी आगे था, अब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा। मान लीजिए एक्स आगे चला गया उस धक्के की वजह से, और ये जो फोर्स है ये ऑलरेडी इस पे लग रहा है, ये हमने हटाया नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है। तो अभी उस धक्के की वजह से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और हुआ, तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा पीछे के इंटू में एक्स प्लस में एक्स नॉट। देखो एक्स नॉट की वजह से तो ऑलरेडी था, एक और आ गया ड्यू टू एक्स जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी वजह से। अब यहां पर आप एफ नेट निकालें तो एक आपके पास फोर्स आगे जो आपने लगाया एफ है, जो पीछे लग रहा है वो क्या है, माइनस में के इंटू में एक्स प्लस में एक्स नॉट। तो यहाँ देखिए एफ माइनस में के एक्स माइनस में के एक्स नॉट आ गया। ठीक है, इस फोर्स को आप लिख सकते हो के एक्स नॉट, के एक्स नॉट माइनस में के एक्स माइनस में के एक्स नॉट, कैंसिल आउट हो गया। क्या आपके पास एफ नेट माइनस में के एक्स, ये एस एच एम जैसी इक्वेशन नहीं आ गई, यस और नो? Yes, ma'am. आ गई ना। ये अभी देखो जो आपके पास ये जो आप रिस्टोरिंग फोर्स लिख रहे हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला, ये के एक्स नॉट वाला, ठीक है, ये तो आपके पास होता है रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में आता है। ये जो हम इक्वेशन लेके आए हैं, ये आपके पास अगर इस देखो ये जो आपके पास इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी है ना, जो हमने स्प्रिंग का केस लिया, हमको पता है रिस्टोरिंग फोर्स उसमें आता है, अगर एफ लगाए तो पीछे के एक्स जो है आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये आपके पास इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर ये बिल्कुल सेम सा लग रहा है आपको, जो यहाँ पर नेट फोर्स आया
वो आपके पास इस फोर्स जैसा ही बन रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग होती है। यहाँ पर आपके पास जो के होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये आपके पास एसएचएम कांस्टेंट है। लेकिन स्प्रिंग का जब आपने केस लिया तो ये के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के है उसके इक्वल आ गई। क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो स्प्रिंग वाला लगा रहे हैं, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो उसका नेट फोर्स आया वो एसएचएम जो फोर्स लॉ था उसके जैसा सा इक्वेशन आया, कंपेयर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एसएचएम है। अब ये एसएचएम है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, कितना आया था अपने पास, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। समझ में आई बात सबको? यस मैम। ओके, हरमीत समझ में नहीं आया बेटा, बोलो। नहीं आया। देखो क्या करा हम लोगों ने, एक सिस्टम लिया स्प्रिंग वाला, ठीक है। हम देख रहे हैं पहली बात तो कि क्या स्प्रिंग सिस्टम जो एसएचएम करा, हमको पता है कि वो एसएचएम करेगा, अभी नहीं पता हमको। हमने उस पर एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। आप शुरुआत में फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग खींचना शुरू होगा। आप फोर्स नहीं बदल रहे, फोर्स आपने फिक्स रखा हुआ है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट पीछे एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है स्प्रिंग में, हमको पता है ये चीज, जिसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस के एक्स नॉट आ गया, ठीक है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन, मैं नेगेटिव नहीं ले रही क्योंकि मैं बता रही हूँ कि पीछे की तरफ लग रहा है, मैं डायरेक्शन मेंशन कर रही हूँ तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। तो एफ इक्वल्स टू जो आपने आगे लगाया उसके इक्वल जब हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने एक छोटा सा धक्का लगाया जिसकी वजह से एक्स डिस्प्लेसमेंट और हो गया, वो धक्का लगाते ही हट गया, वो तो रहा नहीं फोर्स, जो एक कांस्टेंट फोर्स था वो है वहां पे बस। तो पीछे अब क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स प्लस में एक्स नॉट। तो पीछे रिस्टोरिंग फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो गया, के इंटू में एक्स प्लस में एक्स नॉट। अब मैंने एफ नेट निकाल लिया। एक तो आगे फोर्स जो कांस्टेंट लग रहा था वो तो लग ही रहा है, माइनस हम लोगों ने क्या कर दिया, जो पीछे रिस्टोरिंग फोर्स था माइनस क्यों किया, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो उसके आगे मैंने एक नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको खोल लिया, ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आई थी उसमें एक वैल्यू आई थी एफ इक्वल्स टू के एक्स नॉट, वो मैंने पुट की, सॉल्व की, मैंने देखा कि ये आपके पास एसएचएम इक्वेशन जैसी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर एसएचएम इक्वेशन होती क्या है, माइनस में के एक्स होती है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गई, माइनस में के एक्स, यानी कि यहाँ जो एसएचएम कांस्टेंट के था वो स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आ गया। इसका टाइम पीरियड हमको पता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, ठीक है। तो यानी कि गिवन सिस्टम का टाइम पीरियड भी क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब आया समझ में सबको? क्या सुन लो तो बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। ओके, अभी देखो अगर यहाँ हम लोगों ने कहीं पर भी स्प्रिंग के मास का जिक्र नहीं करा, अगर स्प्रिंग का मास पिक्चर में आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम पीरियड में आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। एम की जगह आप लिखेंगे एम प्लस में एम एस बाय में 3, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट एम प्लस में एम एस बाय 3 बाय में के। क्लियर है सबको? के स्प्रिंग कांस्टेंट है नाउ, इस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर के स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब देखो दूसरा तरीके का केस लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने मास एम लगाया है, ठीक है, अगर मैं इस मास को लगाया, शुरुआत में तो स्प्रिंग था वो आराम से बैठा था, अब मास लगाओगे तो नीचे एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक्सटेंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ आ गया एम, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स नॉट किया, जिसकी वजह से पीछे रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ गया, के एक्स नॉट। नीचे फोर्स कितना लग रहा है इस मास की वजह से, एम जी, ठीक है। तो यहां जहां आके ये रुका है ना, वहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब शुरुआत में इस पे मास लगाया है, खिंचता जा रहा है खिंचता जा रहा है, अब जो नीचे इसका मास था, जो फोर्स लग रहा है पीछे रिस्टोरिंग फोर्स, जहां बैलेंस हो जाएगा वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों ने लिखा था शुरुआत में, तो यानी एम जी इज इक्वल टू हो गया के एक्स नॉट, पहला। सेकंड, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं इसको थोड़ा सा अगर और डिस्प्लेस कर दूं, मैंने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो इसमें दोबारा से एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो ये पहुंच गया कहीं यहां पर, ये ऑलरेडी डिस्प्लेस था इतना, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर एक्स, या नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एम जी। तो अब एफ नेट अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, एक तो जो नीचे लग रहा है एम जी,
और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा, के इंटू में एक्स प्लस में एक्स नॉट। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस में के इंटू में एक्स प्लस में एक्स नॉट। ऑसिलेशन है बेटा। तो यहां अगर हम इसको खोलते हैं तो एम जी माइनस में के एक्स माइनस में के एक्स नॉट आ गए। अभी के एक्स नॉट को मैं एम जी पुट कर सकती हूँ, तो एम जी माइनस में के एक्स माइनस में एम जी आ गया, तो देखो कैंसिल हो गया। देखो इसकी एफ नेट की जो इक्वेशन थी, क्या ये एस एच एम की इक्वेशन जैसे नहीं आ गई? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जो के है ये तो था एस एच एम कॉन्स्टेंट, ये क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, सिंपल। तो आपको पता है यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई? अब इसके लिए टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अब यहाँ इस पर्टिकुलर सिस्टम में के की वैल्यू के ही आ गई, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इसका टाइम पीरियड हो गया। तो सिंपल याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे जो फोर्स लगा रहे हो आप, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। क्लियर है सबको? हाँ जी, विवेक, टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप लेट आए तो। चलिए, अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे। बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे कैसे क्वेश्चन बनता है देखो। अगर हम इन स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दें, जैसे कि आपके पास ये हो गया, फिर ये हो गया, तो यहां मैंने एक मास एम लगा दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। मान लो मैंने कोई फोर्स F लगाया, ठीक है, तो इसमें पीछे क्या आएगी, रिस्टोरिंग फोर्सेस आएंगे। अब एक बात बताओ, अगर इस फोर्स की वजह से यहां पर x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो यहां पर दोनों में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या दोनों में इक्वल होएगा, क्या दोनों में अलग अलग होएगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या लग रहा है आपको? अगर मैंने इस मास को x खींच दिया, क्या दोनों स्प्रिंग x से खींच जाएंगे? नो मैम। नहीं, अगर x से खींचेंगे तो मतलब तो पीछे तो 2x खींच जाएगा ना, यानी ये यहां होना चाहिए था मास। अगर दोनों का बराबर खींचना हो गया, अगर ये भी 2 खींचा ये भी 2 खींचा, यानी कि मास एक्चुअली में 4 सेंटीमीटर आगे होता, पर खींचा अगर x है, यानी इनका कॉम्बिनेशन जितना भी आएगा, मान लीजिए इसका x1 x, इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो, यानी x1 एक्सटेंशन प्लस x2 एक्सटेंशन इज x। अब इसमें क्या करना है आपको, जो चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ हम लोग जो केसेस लेते हैं स्प्रिंग के, हम लोग उसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसमें जो फोर्स आता है पीछे, हम मानते हैं दोनों में इक्वल आएगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो दोनों में इक्वल आएगा। अब इसका एक के इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे अगर इसको हम लोग ऐसे बना दें, ये मान लो m मास लगा दिया, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का केस नहीं करते थे कि अगर ये आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, ये R1 है ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R1 प्लस R2, ठीक है। या पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाता था, 1/R1 प्लस 1/R2। इनको रिप्लेस करके हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लेते थे जो R इक्विवेलेंट होता था, जो सेम रिजल्ट देता था। वैसे ही आपके पास इनकी जगह पे मैंने K इक्विवेलेंट लगा लिया कि अगर मैं ये फोर्स F लगा रही हूँ, यही वाला फोर्स लगाया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट x ही आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा इसमें पीछे की तरफ, कितना आएगा, x इंटू में K इक्विवेलेंट, के एक्स ही तो होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ गया, के इंटू एक्स। तो मैं बोल रही हूँ कि आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें है वही इस वाले में होगा, वही इस वाले में होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में कितना होगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया इसको F2 है, पर ये F2 F के इक्वल ही आएगा, तो F2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, K2x2। इसमें कितना आएगा रिस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल्स टू F1 ही होगा, ये कितना हो जाएगा, K1x1। यहाँ पर बस आपको सिंपल अब x की, x1 की और x2 की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। आप F2 को हटाएं अब बीच में से, ये F के इक्वल ही है जो इसके इक्वल है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, F बाय में K इक्वलेंट, ठीक है। यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, F बाय में K1, यहाँ से x2 क्या हो जाएगा, F बाय में K2। आपको बस पुट करना है यहाँ पर, तो F बाय में K इक्वलेंट
इज इक्वल टू एफ बाय में K1 प्लस में एफ बाय में K2। एफ से एफ सारा कैंसिल हो गया, 1 बाय के इक्वलेंट कितना आ गया, 1 बाय K1 प्लस में 1 बाय K2। ये फॉर्मूला होता है अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस में क्या होता था, रेजिस्टेंस में जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता था 1 बाय आर इक्वलेंट। ये अगर R1 है, ये R2 है, तो 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। लेकिन यहाँ ये जो है उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? और आप पहचानेंगे कैसे कि ये सीरीज में या पैरेलल में, वो मैं भी आपको बताऊंगी सबसे पहले। लेकिन हम पैरेलल वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो मैंने रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग ऐसे लिया और एक ऐसे लिया और ये मास अटैच कर दिया K1 K2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मैं यहाँ फोर्स F लगा रही हूँ जिसकी वजह से X डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब बताओ क्या दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा? बताओ। अब पूरा सिस्टम दोनों स्प्रिंग को खींचेगा ना इकट्ठा, तो यानी इसमें भी X होगा और इसमें भी X होगा, राइट। लेकिन अब इसमें जो फोर्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ ऊपर F1 हो गया, यहाँ नीचे F2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका K इक्वलेंट वाला बनाऊं तो ये बनेगा, मान लीजिए K इक्वलेंट, इन दोनों का स्प्रिंग का अगर मैं K इक्वलेंट निकालूं तो K इक्वलेंट ये बना, ये M, अगर ये फोर्स मैंने F लगाया है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट X हुआ है, तो यहां पर जो है आप कैसे निकालेंगे, जो चीज है F इक्वल्स टू F1 प्लस में F2 आएगा। ठीक है, ये जो नेट फोर्स बनेगा ये आपके पास क्या आएगा, F इक्वल्स टू F1 प्लस में F2। तो F1 की जगह आप क्या पुट करोगे, F2 की जगह कैसे, जैसे हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है वैसे ही चीजें हमको लेनी है। जैसे F1 को आप लिखोगे क्या, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें कितना आ रहा होगा, K1X, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा होगा, F2 में K2X, और ये अगर इसमें देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा होगा, K इक्वलेंट इंटू X। ठीक है, अगर आपने उसको X आगे किया है तो उसमें कितना आ गया, K इक्वलेंट इंटू में X, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग। अब आपको बस पुट करना है यहाँ से F, F1 और F2 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K इक्वलेंट इंटू X इज इक्वल टू K1 इंटू X प्लस में K2 इंटू X। तो X से X सारा कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया सिंपल, K1 प्लस में K2। ऐसा रिजल्ट रेजिस्टेंस में कब आता है, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी केसेस उल्टा आता है। अब सवाल ये आता है कि पहचाने कैसे, ये तो सिंपल केस आपको दिख रहा है पैरेलल में, मुझे जरा बताओ ये पैरेलल में होगा या सीरीज में होगा, बताओ ये पैरेलल है या सीरीज है? सीरीज में। पैरेलल है। कैसे पहचानेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है जो दो एंड है ना स्प्रिंग के, एक तो रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, एक मास से कनेक्टेड है, एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, एक मास से कनेक्टेड है, लेकिन आपस में स्प्रिंग बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, एक तरीका तो होता है ये कि उनका जो हैंड है वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, स्प्रिंग का आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, दोनों या तो मास से या रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। दूसरा तरीका ये कि मान लीजिए आपने इसको एक्स डिस्प्लेस किया है तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर मान लीजिए मैंने इसको एक्स नीचे दबाया है तो ऊपर वाला एक्स नीचे खिंच जाएगा, एक्स सेम आ रहा है दोनों में, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे यहाँ अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो x1 x2 अलग अलग आ रहे हैं तो वो सीरीज हो गए। ठीक है, दूसरा ये जो मैंने बताया कि एक एंड आपके पास रिजिड सपोर्ट से, एक मास से, एक रिजिड सपोर्ट से, एक मास से, लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है। सीरीज में देखो एक एंड आपस में कनेक्टेड होगा, दूसरा हो सकता है मास से या फिर रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। एक क्वेश्चन जो और आता है वो आपके पास आता है कटिंग ऑफ स्प्रिंग से, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो एक कोई भी अगर स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट की, अगर आप इसको L/2 लेंथ में दो हिस्से कर दें, मान लीजिए L/2 लेंथ के दो हिस्से कर दिए मैंने, तो अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या सेम रहेगा, क्या बदलेगा, बदलेगा बेटा, ट्वाइस हो जाएगा। L/2 किया है तो ट्वाइस होगा। ठीक है, अगर मैं तीन हिस्सों में तोड़ देती
मान लीजिए 3 हिस्सों में इक्वल लेंथ की मैंने तोड़ दी, L/3 L/3, तो तीनों का कितना हो जाएगा 3K 3K एंड 3K. So it is proportional to K is inversely proportional to length. लेंथ अगर कम कर रहे हो तो K देखो बढ़ रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा, K इंटू में L क्या हो जाएगा कांस्टेंट. क्लियर है सबको ये चीज? Yes, हो ma'am. सकता है आपको क्वेश्चन देखो कैसे देंगे, सॉल्व करो जरा. मान लीजिए यही वाला स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है, K उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको दो हिस्सों में तोड़ा, L/2 कर दिया मैंने इसका लेंथ, इसका भी L/2 कर दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया. ये L/2 दे दिया, ये L/2 दे दिया, ये मास दे दिया, ठीक है. ये आपके पास रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, तो इसका K इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा? व्हाट इज K इक्विवेलेंट हियर? 2x. 2k. L/2 किया है तो इसका ट्वाइस ये वाला 2K हो जाएगा, ये भी तो 2K हो जाएगा, और पैरेलल में आप कंबाइन करते हैं तो 2K प्लस 2K कितना हो गया 4K. आई बात समझ में? L/2 किया तो ये वाले स्प्रिंग का कितना हो गया 2K, इसका भी L/2 ले रहे हैं हम लोग, इसका भी 2K हो गया, तो 2K प्लस 2K 4K. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. चलो फिर ये क्वेश्चन करो. पहले तो बताओ ये पैरेलल दिख रहा है या सीरीज दिख रहा है? पैरेलल. किसने जवाब दिया? पैरेलल कॉम्बिनेशन है. नाम बताओ बेटा. जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना तब मुझे आप लोगों का जो नेम वाला सेक्शन है वो नहीं दिख रहा होता. नाम बताओ. क्या शर्मा रहे हो भाई, बता दो. मैम राहुल. अच्छा ठीक, राहुल का तो मुझे पता है, वो लैपटॉप वाला डीपी लगा रखा है ना तुमने. यस मैम. हाँ, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. एक एंड रिजिड सपोर्ट है, एक मास से, एक रिजिड सपोर्ट है, आपस में कनेक्टेड नहीं है. और आप दूसरा भी देख सकते हो, अगर ये एक्स हमने इस पोजीशन से हिलाया तो पीछे वाला भी एक्स जो है खिंच जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. तो इसका आपके टाइम पीरियड क्या होता है? ये एसएचएम कर रहा है, गिवन है, इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम कर रहा है. टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k. लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स होता है तो K इक्विवेलेंट हो जाता है. अब इसका K इक्विवेलेंट निकाल दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कितना होगा जरा? K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2k. यस, K प्लस K 2K. तो T कितना आ गया 2π√m/2K. क्लियर है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. ये कीजिए फिर आप. स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय फोर्स 10 न्यूटन. टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन ए मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट इज. देखो, अगर आपने स्प्रिंग को खींचा है 10 न्यूटन से बाय 5 सेंटीमीटर, तो इससे एक चीज निकलेगी, वो बताओ क्या निकलेगी. एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट इज. मतलब इन्होंने कहा कि स्प्रिंग से अगर 2 kg आपने अटैच कर दिया तो ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या है 2π√m/k. m दे दिया, आपको निकालना क्या है K, वो इससे निकल जाएगा. जब आपने स्प्रिंग को फोर्स 10 न्यूटन से खींचा तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा. कितना आएगा? मान लीजिए F इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या आएगा -kx आएगा. ठीक है, x जो आपने खींचा वो 5 है, सेंटीमीटर में है ये, लेकिन मास जैसे 2 किलोग्राम में है, फोर्स 10 न्यूटन में है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ मीटर में कर लेती हूँ, -2 मीटर. K मुझे निकालना है, फोर्स 10 न्यूटन का है. ठीक है मैम आंसर डी है. क्या है बेटा? मैम डी. यस, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर. तो 5 × 10⁻², ये आ जाएगा 1 2 3 5, ये आ जाएगा 200. तो बेसिकली आपको 200 पुट करना है बस यहाँ पे. 2π√m कितना दे रखा है 2/200. इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 0.628 सेकेंड आ जाएगा. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यहाँ मुझे नेगेटिव की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसका वैल्यू चाहिए, K कांस्टेंट की वैल्यू क्या है. नेगेटिव सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है. चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं. ये था सारा कुछ केस जो था, सिस्टम था अपना स्प्रिंग. अब सिस्टम क्या है अपना सिंपल पेंडुलम. अब इसका टाइम पीरियड क्या आएगा 2π√L/g.
ये टाइम पीरियड आएगा और देखो अभी कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस फिगर को देखो, एक बॉब अटैच कर दिया मैंने, तो ये सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक है, ये इसका लेंथ ओ से, मान लीजिए यहां तक क्या है, ओ से इस बॉब के सेंटर तक कितना है, एल। इसको अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं बाय स्मॉल एंगल थीटा, और यहां पर जब मुझे उसको जस्ट छोड़ना है, वहां मैंने जैसे ही छोड़ा, अब बताओ उसके ऊपर दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। यहाँ एक उसका जो वेट है नीचे लग रहा है mg, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा mg कोस थीटा, एक इधर हो जाएगा mg साइन थीटा। अगर ये थीटा से डिस्प्लेस किया तो ये भी थीटा आएगा। इस mg के दो कंपोनेंट ले लिए, mg कोस थीटा और mg साइन थीटा। तो एक तो चीज होगी t इज इक्वल टू mg कोस थीटा, टेंशन जो लग रही है। ये तो सिंपली आपको ये बताने के लिए है कि वो स्लैक नहीं है, एकदम बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है कि ढीली ढाली है। टेंशन उस नीचे वाले mg कोस थीटा के इक्वल है, बैलेंस्ड है वो। अब एक और फोर्स आ गया mg साइन थीटा, जो इस तरफ लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए यहां से यहां आपने x डिस्प्लेसमेंट किया, तो अब ये सिस्टम वापस आएगा। ये जो वापस आ रहा है वो कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है, mg साइन थीटा। ये हमारे इंटरेस्ट का फोर्स है mg साइन थीटा। हम बोल रहे हैं कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसको हम लोग लिख देते हैं mg थीटा। अब थीटा निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे, इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, इसको हम लोग एल बोल रहे हैं, और इसको एक्स बोल रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय में रेडियस, लिख सकती हो या नहीं। Yes, ma'am. यहाँ से mg, आर्क लेंथ कितनी है, x डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, l। ठीक है, दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जो है वो x का इधर हुआ, मीन पोजीशन से जो पेंडुलम है वो इधर गया, लेकिन ये जो फोर्स आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं इसकी डायरेक्शन भी साथ में ले लू, माइनस mg x बाय में l, ये फोर्स बन रहा है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बहुत स्मॉल एंगल से हमने उसको डिस्प्लेस किया है, इतना स्मॉल कि जो ये आपके पास इसका टू एंड फ्रो मोशन है, ये ऑलमोस्ट लीनियर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लीनियर आ रहा है। ठीक है, लीनियर का आपको पता है क्या होता है, एफ इक्वल्स टू माइनस में के एक्स। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो के कितना आ जाएगा बेटा, एम जी बाय में एल। और अगर आपके पास, आप इससे कंपेयर कर रहे हो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स लो है, इसका टाइम पीरियड हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। मैं बोल रही थी ना, के आपके पास SHM कांस्टेंट है, इस के की सिस्टम के अकॉर्डिंग वैल्यू बदल जाएगी। जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में क्या आ गई, 2 पाई अंडर रूट एम बाई एम जी एल। एम से एम कैंसिल, क्या अपना फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया। ये टाइम पीरियड हो गया सिंपल पेंडुलम मैम के आपने केस। माइनस का साइन क्यों लगाया है? माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है आगे की तरफ। अगर आप यहाँ पर बॉब अटैच है, उसको आप लेके जा रहे हो आगे, लेकिन जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स उसको पीछे लेके आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। सो मैंने उसको नेगेटिव में पुट कर दिया। क्लियर ओके है, मैम। चले भाई आगे। इससे रिलेटेड अब क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बताती हूँ आपको। सबसे पहला पूछ सकते हैं लिफ्ट वाले केसेस जो होते हैं। पहला ए पार्ट, मान लो लिफ्ट है, इसके अंदर हम लोगों ने एक पेंडुलम जो है अटैच कर दिया, सिंपल पेंडुलम, जिसका जो वेट है इधर mg लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन मान लो a जो है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, जिसकी वजह से एक सूडो फोर्स लगता है नीचे की तरफ ma, जो स्प्रिंग पे ये जो बॉब है इसके ऊपर लगेगा। यानी अब नीचे इस बॉब के ऊपर कितना फोर्स हो गया, m इंटू में g प्लस में a, mg प्लस ma। तो जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया ना, जहां जहां आपको g दिख रहा है, mg दिख रहा है, वहां एक्चुअली में आएगा mg प्लस a। ठीक है, यहाँ पे mg प्लस एम से m तो कट जाएगा, लेकिन g प्लस a बच जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या कितना हो गया आपके पास, 2 पाई अंडर रूट एल बाय में g प्लस में a। ये था फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होता है, जब लिफ्ट आपके डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो क्या होगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, दूसरा इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा।
हाँ जी मधु, बेटा बोलो बेटा। फ्लो में डिस्टरबेंस हो गया ना, देखो कितना हो गया वाइब्रेट। मैम ये नीचे क्यों लग रहा है फर्स्ट केस में? ये वाला, अच्छा आप इसको ऐसे, वैसे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस हुआ है टर्म 1 में, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो बॉब का वेट नीचे की तरफ, उसका जो वेट की वजह से फोर्स लगेगा वो नीचे है mg। अब कोई भी सिस्टम आप ऊपर लेके जाओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। यू कैन इमेजिन दिस, कि आप खुद को इमेजिन करो लिफ्ट में हो, अगर ऊपर जाओगे तो आपको एक दबाव महसूस होएगा नीचे की तरफ, होएगा या नहीं होएगा? यस कभी मैम। आपने देखा हो? तो आपके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ma। अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपको ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा ma। हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, ठीक है? ये फेक फोर्स है एक्चुअली में, ठीक है? आपको दिखाई नहीं देता ये। तो ये mg नीचे है, ये ma ऊपर है, तो यहाँ पर जो नेट बन जाएगा वो mg माइनस a बन जाएगा। तो टाइम पीरियड सिंपली क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय में g माइनस में a। थर्ड केस, अगर ये लिफ्ट जो है ये mg है, इसमें नीचे की तरफ मान लीजिए एक्सेलरेशन a से ही नीचे जा रही है, लेकिन ये a की वैल्यू g के इक्वल हो गई, तो अगर आप इसमें पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय में g माइनस में g, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे तो जीरो हो गया। एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इस लिफ्ट में अगर मैंने इस बॉब को डिस्प्लेस करके यहाँ छोड़ा ना, तो ये यहीं रह जाएगा। टाइम पीरियड इसका इनफाइनाइट है, यानी एक ऑसिलेशन करने में इसको टाइम पीरियड इनफाइनाइट लग रहा है, इसका मतलब वो वहीं का वहीं रुका हुआ है जहां आपने उसको छोड़ा है। तीनों केसेस समझ में आ गए सबको? क्लियर है? यस मैम। अब एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये तो हो गया आपके पास, जब जी चेंज हो रहा है, हो सकता है एल चेंज हो रहा हो, लेंथ के ऊपर भी तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो उसका एक जो जनरल एग्जाम्पल बहुत जो टीचर्स भी बताते हैं, बुक्स में भी लिखा है, वो क्या है कि एक लड़की मान लो झूला झूल रही है, वो बैठी है, ठीक है, और वो झूला झूल रही है। तो ये जो लेंथ हम लोग ले रहे हैं ना, एक्चुअली में कहां से कहां लेते हैं, ये बॉब के सेंटर तक होता है, ठीक है? तो ये जो लड़की है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक ये जो है लेंथ हुआ। अगर ये खड़ी हो जाती है स्विंग के ऊपर, मान लीजिए खड़ी हो गई, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये लेंथ जो है इसकी कम हो जाएगी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है। अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, यानी कि अब वो जल्दी जल्दी स्विंग होने लग जाएगा। टाइम पीरियड क्या है, वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, अब वो कम हो गया एक ऑसिलेशन का टाइम, वो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होने लग जाएगा। और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आता है कि माइंस में या हिली एरिया में अगर हम जा रहे हैं तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर आता है। तो इसको आप ऐसे समझो कि जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। अगर आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। जरा ग्रेविटेशन का टॉपिक उठा के देखना, उसमें जी की अलग अलग कंडीशंस केसेस सॉल्व किए थे हम लोगों ने। तो जी अगर कम हो रहा है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डिनोमिनेटर वाला टर्म कम हो रहा है तो टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अब उसको एक ऑसिलेशन के लिए ज्यादा ज्यादा टाइम लग रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। ओके, तो ये सारे केसेस हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के डिस्कस कर दिए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम किसको बोलोगे आप, कोई भी रिजिड बॉडी, मान लो ये होगी, इसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, या फिर एक रिंग हो गई, या कोई एक डिस्क हो गई, ठीक है, या कोई भी इरेगुलर बॉडी हो गई जिसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, और अगर मैं इसको जरा सा डिस्प्लेस करूं तो क्या ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगी? क्या यस ये मैम। टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगी? तो ये आपके पास फिजिकल पेंडुलम के केसेस हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एंगुलर एसएचएम का केस लेके, एंगुलर एसएचएम, ठीक है? हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि फोर्स जो है, लीनियर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था उसमें माइनस के एक्स था। जब एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो वहां फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, माइनस में के एक्स की जगह थीटा आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम कह रहे थे कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के बाय एम, यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट
k/i, m की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही हम लोग रोटेशन के चैप्टर में सॉल्व करते थे ना चीजें कंपेयर करके, तो वैसे ही है यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 2 पाई अंडर रूट m/k। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I/y में k। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेना है, क्या करना है, वो मैं एक छोटा सा डेरिवेशन है वो आपको बता देती हूँ। अब कोई भी एक इरेगुलर बॉडी ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले ली, जनरली बुक्स में यही बनी होती है। यहां मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये हो गया पिवटेड पॉइंट जो आप फिक्स किया है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इससे पास हो रहा है और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इस पिवटेड पॉइंट के जस्ट नीचे इस कहीं पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, हमेशा पिवटेड पॉइंट के नीचे ही आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मान लीजिए जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया L। जो L लेना है आपको हमेशा पिवटेड पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस लेना है। अब अगर मैं इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दूं, मान लीजिए ये थीटा एंगल से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो अब क्या क्या चीजें लेनी है। देखो सबसे पहली बात कि मैं ये थोड़ा साइड में बना के दिखा रही हूँ आपको, बड़ा करके थोड़ा, ये थीटा से डिस्प्लेस हो गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारा का सारा उसका वेट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा। अब यहाँ क्या करा मैंने, ये लेंथ जो है इसकी ये है L, इसके मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक हो गया इसका L cos थीटा इस एक्सिस के अबाउट, ये कितना हो जाएगा L cos थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? यस मैम, आ रहा है। यस मैम। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया L cos थीटा। और आपको पता है कि इसका पैरेलल, ये तो हो गया इसका, इसके ऊपर अगर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे वो कितना हो जाएगा L sin L थीटा। sin थीटा। यही आपके पास इसकी पैरेलल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया L sin थीटा। अब मैंने ये निकाला क्यों है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सुनो जरा। टॉर्क चाहिए हमको, ये बॉडी को अगर आपने डिस्प्लेस किया है, ये वापस अपनी पोजीशन पे जा रहा है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा तभी तो वापस जाएगा। इसको मैंने एंगल थीटा से घुमाया तो इस पे एक टॉर्क लगेगा जो इसको वापस लेके जा रहा है। टॉर्क चाहिए मेरे को। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जैसे आप इसको पिक्चर को देखिए, जो पिवटेड पॉइंट है, ये जो पिवटेड पॉइंट है इसके अक्रॉस, मतलब इसमें से एक एक्सिस पास हो रहा है जिसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये जो मास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ कहीं लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस आप क्या लोगे, क्या यही डिस्टेंस नहीं होगा जो हम लोगों ने L sin थीटा से रिप्रेजेंट किया है, होगा या नहीं होगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ आपका मास है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा जो इसके जस्ट नीचे आप एक लाइन खींचे वहां तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे mg, तो टॉर्क कितना होगा mg sin थीटा। अगेन sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, हम थीटा बहुत स्मॉल ले रहे हैं तभी हमारे पास SHM की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नहीं तो वो फिर एंगुलर मोशन ही हो जाता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू हो गया mg थीटा। अगेन वही सेम चीज कि डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हुआ है लेकिन टॉर्क तो उसके अपोजिट लग रहा है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगा देती हूँ। अब मैं इसको इससे कंपेयर कर लेती हूँ, टॉर्क इक्वल्स टू माइनस के थीटा। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा बेटा mg/L, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I/k। के कितना निकाल लिया हम लोगों ने इसके लिए 2 पाई अंडर रूट I/mgl। अब L पता होना चाहिए क्या कि पिवटेड पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस, और I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो ये पिवटेड पॉइंट है, इससे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे भी हो सकता है जब वो टू एंड फ्रो मोशन ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो जाता है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वो अब कैसे, वो आपको चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। क्लियर है सबको? यस मैम। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैंने यहाँ रिंग को अटैच कर दिया
और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ऐसे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो इसके अलोंग निकालोगे। इसका सेंटर से आपको पता है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाले हैं, जैसे कि रोड का निकाला है, रिंग का निकाला है, डिस्क का निकाला है, सेंटर से आपने सारे निकाले हैं। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके आपका एक्सिस जहां है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ की बात करें तो इसके सेंटर से जाता है mr²। अगर सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², लेकिन मुझे निकालना तो इसके अलोंग है, तो ये इसके पैरेलल जो है अगर है तो mr² प्लस में मास इनटू में mr², तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसके अलोंग। जैसे अगर मैं इसके अलोंग निकालूं, मुझे रोड का पता है कि ml² बाय सम 12 होता है आई थिंक, और अगर मुझे इसके एक्सिस के अलोंग निकालना है तो ये ml² बाय 3 आता है। तो वो डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, कौन सी रिजिड बॉडी है, किस तरह की शेप है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो पता होने चाहिए, ये कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं। एक तो रिंग, एक डिस्क और एक रोड, इनकी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अलोंग, सेंटर के अलोंग, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को कंबाइन करके दे देते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जरा फटाफट क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट और पढ़ ले, किसी को दिक्कत तो नहीं? No, ma'am. No, ma'am. चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस करते हैं जरा। देखो, मास एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट आर 3 टाइम्स द रिस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर द अर्थ। मान लीजिए अर्थ का मास m है, उसका डायमीटर d है, तो अगर इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज देखूं मैं प्लैनेट के लिए, प्लैनेट की कितनी है? 3 गुना उसका मास है, 3 गुना उसका डायमीटर हो गया। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज, अर्थ के ऊपर सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड है, और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाय G। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेम पेंडुलम ऑन द प्लैनेट वुड बी, दूसरे प्लैनेट पे क्या होगा? अब जब आप दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हो ना, तो उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? लेंथ तो हमने नहीं बदली, लेकिन उसका जी बदल जाता है। जी क्या होता है? जी एम बाय में r², ये होता है जी की वैल्यू, जी एम बाय मास ऑफ द प्लैनेट, और उसका रेडियस क्या है, ठीक है? तो अभी मान लीजिए अर्थ का केस है ये वाला, कि उसका मास, उसका रेडियस क्या आएगा, वो हम लोगों को यहाँ रखना होता है, तो जी आ जाएगा। लेकिन हमको प्लैनेट का देखना है तो जी डैश ले लो। ये बोल रहा है कि प्लैनेट का जो मास है वो 3 टाइम्स है, और उसका रेडियस कितना हो जाएगा? अगर उसका डायमीटर 3 टाइम्स है तो उसका रेडियस भी 3 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3r का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर लेती हूँ। मेरे पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा, g ऑन अर्थ एंड g डैश ऑन प्लैनेट के ऊपर। g बाय g डैश कितना आ जाएगा? देखो, gm कट गया, g कट गया, ये m कट गया, r² से r² कट जाएगा। एक तो 3 बच रहा है नीचे, और ये 3 का स्क्वायर बच रहा है, यानी 9। 3 1 जा 3 3 जा, ये बन गया आपके पास 3, ठीक है? तो g डैश बाय में g, चलो ये देखते हैं हमको जरूरत पड़ेगी या नहीं रेसिप्रोकल करने की। अब टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड अर्थ के केस में तो यही हो गया, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 सेकेंड है, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। प्लैनेट पे हमको निकालना है, उसका मान लेते हैं T है, तो 2 पाई अंडर रूट L बाय G डैश आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वहां ग्रेविटी का वैल्यू बदल गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल गया। इसको डिवाइड कर दो जरा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, अंडर रूट L से अंडर रूट L कट गया, क्या बचा भाई? 2 बाई T, और ऊपर बचेगा एक अंडर रूट जी, नीचे बचेगा अंडर रूट जी डैश। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अंडर रूट जी बाई जी डैश, क्या दिक्कत है? लिख लेते हैं। तो जी बाई जी डैश मेरा 3 आ रखा है ऑलरेडी। जी बाई जी डैश क्या है? अंडर रूट 3। यहाँ कुछ गड़बड़ करी है हम लोगों ने। जी जी एम बाई r², ये हो जाएगा, हाँ जी। देखिए, हमको क्या निकालना है, ये आएगा जी डैश, ये उल्टा होएगा ना, तो जी डैश इधर आएगा ऊपर, ठीक है? तो यहाँ नीचे लिख दिया था मैंने, ये नहीं आएगा, यहाँ जी डैश आएगा, ये हो जाएगा जी डैश। तो ये आपके पास क्या वैल्यू, जी डैश बाई जी की देखो उल्टी हो जाएगी, 1/3,
जी बाई जी डैश 3 है, तो जी डैश बाई जी कितना हो गया 1/3। इसको पुट कर लेते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना आपको, सारे मैंने आपके सपोर्ट मटेरियल वगैरह सब जगह से देख दाख के वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो शब्द वहां पर इस्तेमाल हुए हैं, जो वैल्यूज वहां इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो जी डैश बाई जी कितना हो जाएगा 1/3। तो ये कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 2√3। समझ में आया? क्लियर है सबको? यस मैम। तो आपको एक प्लैनेट पे पता है, दूसरे प्लैनेट पे पूछ सकते हैं। आपको जी के रिलेशनशिप पता है, जैसे जी इज इक्वल टू GM/r² पता होना चाहिए, प्लैनेट का जी होता है जिस जो उसके मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बॉडी ऑफ मास m इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। एक फिक्स कर दिया और लोअर एंड पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया और इससे कनेक्ट कर दिया मास m। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मास है तो ठीक है, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा 2π√m/k। इट ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड गिवन है आपको 3 सेकेंड। फिर ये बोल रही थी अगर मास, इफ द मास m इज इंक्रीज बाय 1 kg, अगर मैं मास को बढ़ा दूं, अगर मैं मास को क्या कर दूं m+1, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है 5 सेकेंड। तो इन्होंने पूछा कि m निकालो कितना होगा। सिंपल सवाल है, फॉर्मूले में पुट करना है। पहला टाइम पीरियड दे रखा है 3 सेकेंड, 2π√, मास कितना हो जाएगा m, k क्या हो जाएगा, सिंपल जो उसका k है, मान लीजिए इसका भी k है, दोनों स्प्रिंग सेम है, k आ गया। सेकेंड केस में 5, 2π√m प्लस में 1 में k। जरा सॉल्व करना सभी बच्चे, कैसे करोगे सॉल्व, डिवाइड कर लो दोनों को, डिवाइड करो सभी बच्चे। कर रहे हो कि नहीं? यस मैम कर रहे हैं। ओके, हरमीत बेटा समझ में आ रहा है अभी? विवेक, राहुल, थोड़ा लो लो वॉइस में बोलिए, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना? कोई नहीं, दोबारा एक बार देखोगे फिर अच्छे से पक्का हो जाएगा। देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, दोनों को यही डिवाइड कर देते। 2π से 2π कैंसिल हो गया, 3/5 √k से, तो देखो नीचे भी √k, ये तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर बच रहा है √m, नीचे बच रहा है √m प्लस में 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m बाय में m प्लस में 1। ठीक है, अब स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, 9/25 दिस इज इक्वल टू m बाय m प्लस में 1। तो ये कितना हो जाएगा 9m प्लस में 9 दिस इज इक्वल टू 25m। 25m माइनस में 9m 16m इज इक्वल टू 9। तो m कितना आ गया बेटा 9 बाय में 16। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो तरीका कैलकुलेशन का आपको धीरे धीरे आ जाएगा, 12th के एंड तक देखना, एक्सपर्ट हो जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का जल्दी जल्दी तरीका है, यहाँ पे वैल्यू निकालूं, स्क्वायर करके पुट करूं, दैट विल टेक टू लॉन्ग। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद एक टॉपिक और कराऊंगी। ठीक है, वो आपके नीट वगैरह के सिलेबस में तो है, या नीट IIT में तो आता है, लेकिन अभी बोर्ड में नहीं आ रहा। लेकिन डिटेल में नहीं करेंगे, उसको समझ लेंगे सो दैट आप लोगों को जब भी मार्च वगैरह में टाइम मिले आप लोग उससे गो थ्रू हो जाना। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस का DPP ऑलरेडी अपलोडेड है, जब टाइम मिले आगे कभी या अभी मन हो तो करो, और मेरे से कभी भी पूछ लेना, अभी पूछ लो चाहे मार्च में पूछ लेना, लेकिन उस टॉपिक को कर लेते हैं क्योंकि अभी फ्लो फ्लो में हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर। ये जो सेकंड पेंडुलम पे क्वेश्चन आपके उसमें भी दे रखा है सपोर्ट मटेरियल में। तो सेकंड पेंडुलम पता होना चाहिए क्या होता है, जिसका टाइम 2 सेकेंड होता है। और ये सेकंड पेंडुलम जब सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून, मून पे उसका कितना आएगा। अभी इसका टाइम पीरियड तो पता है हमको कि 2 सेकेंड है, टाइम पीरियड है 2π√L/g।
एल बाई जी। मेरे को पता है कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, ठीक है, लेकिन मून पे अगर मैं जाती हूँ तो जी की वैल्यू बदल जाएगी पहली बात, और लेंथ बताना है आपको क्या होगा। सबसे पहले टाइम पीरियड ऑन अर्थ लिख लो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, ये आपके पास अर्थ पे हो गया। ये सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड 2 होगा ही, 2 पाई अंडर रूट लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, 1 गिवन है बाय में जी। यहाँ पर मून के केस में कितना हो जाएगा, अगेन सेकेंड पेंडुलम है तो 2 सेकेंड रहेगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ की वैल्यू निकालनी है अब यहाँ पे, एक्स ले लो, जी कितना हो जाएगा, जी बाय 6, अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/6, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 6x बाय में जी, और एक इक्वेशन आ गई 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 बाय जी। ये आपका होमवर्क है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना जरा, ठीक है, और मेरे को नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताना, ठीक है, क्लियर है सबको, ये होमवर्क है। मैम ये वाला एक और बार बता दो। देखो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इन्होंने कौन सा पेंडुलम यूज करने को बोला है, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, चाहे वो अर्थ है चाहे वो मून है। लेकिन अगर मून पे भी टाइम पीरियड आपको 2 सेकंड चाहिए ना, वहां पर जी बदल जाता है, वहां पे जी बाय 6 हो जाएगा। अगर अर्थ पे जी है तो मून पे जी बाय 6 हो जाएगा, तो वहां सेकंड पेंडुलम यानी 2 सेकंड लाने के लिए आपको लेंथ को बदलना पड़ेगा, ठीक है, उसको मैंने एक्स मान लिया, जी की जगह जी बाय 6 पुट कर दिया, मून पे जी बाय 6 हो जाएगी, एक इक्वेशन बन गई ये। और ये सीधी अर्थ वाली लिख ली, क्योंकि यहाँ देखो दे रखा है कि सेकंड पेंडुलम अर्थ पे जब आप ले रहे हो तो उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी। अब इन दोनों को बस आपको सॉल्व करना, क्लियर है सबको, यस मैम। ओके। अब जरा फटाफट सुन लो, बहुत इजी इजी चीजें हैं, अभी याद करने के पर्पज से मत देखो कि मेरे को रटनी है इक्वेशंस, आपको बस समझनी है। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उससे पहले अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये देख लेते हैं। जो आपको याद हो, हम लोग लास्ट लेक्चर में जब एनर्जी का टॉपिक कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन कंडीशन है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। अभी तक बेटा जितने भी केसेस डिस्कस कर रहे हैं, बताओ जरा, अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, क्या हमने कहीं पर भी ये डिस्कशन किया है कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कहीं पर भी? अभी नो तक तो मैम। बस यही डिस्कशन हुआ ना कि ये एक्स इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वहां जो जितना भी कुछ पढ़ा है हम लोग मान रहे हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, तो जितना वो मैक्सिमम जाता है वो हर बार उतना ही जा रहा है, यानी उसका एम्पलीट्यूड हर बार सेम है। तो आपको याद हो कि हम लोगों ने एक इक्वेशन पुट करी थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये भी एक एसएचएम इक्वेशन है, तो आपके पास कुछ ऐसे आ रही थी या यस नहीं? मैम। तो सेम चीज है, मैंने एक एसएचएम की इक्वेशन ले रखी है, लेकिन कंडीशन है कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये उतना का उतना ही है, ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही। और ये एनर्जी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, हाफ के ए स्क्वायर। जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किया था तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी, हाफ के ए स्क्वायर। यही वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे, जब पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो हो जाती है। यही वैल्यू होती है जब एक्सट्रीम की बात करो, वहां ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। कहीं बीच में आप सम लेते हो तो आती यही है। क्लियर है सबको ये चीज? अब Yes, यहाँ ma'am. पर हम कह रहे हैं कोई फोर्स नहीं है, कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो डिसिपेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या होगा, वैसा एग्जाम्पल क्या है, जब डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है तो हम लोग सिंपल पेंडुलम का जो केस है हम वैक्यूम में कर लें। वैक्यूम में अगर आप सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं उसकी पोजीशन से, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा और वो वैसे ही करता रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड नहीं बदलता। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में क्या होता है, वो ये होता है, अगर आप क्लास में कभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हो पेंडुलम के ऊपर, ठीक है, तो आपको पता है कि आप उसका टाइम पीरियड वगैरह नोट करते हो, धीरे 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 रुक जाता है ना, रुकता है या नहीं? यस इसका मैम। मतलब जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम मीन पोजीशन वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक्स और टी के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देखोगे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास हो गया डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज डैम्प्ड? डैम्प्ड इज मतलब उसमें कुछ फ्रिक्शन है, उसमें कुछ विस्कोसिटी है, या कुछ भी लॉस ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम उसको डैम्प्ड
सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ आप जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी और यहाँ पर डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जाम्पल के आप सिंपल पेंडुलम का ही केस ले लो, लेकिन आप कर लो कहाँ पे, घर पे, ठीक है, अभी मतलब एयर में कर लो, इन एयर अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, आप देखोगे वो धीरे धीरे क्या है, रुक जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। अब देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है आपकी बुक्स में चीजें, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, एक बार बस सुन लो क्या लिखा होता है। आपको ये पता है कि जो जनरल केस था हमारा कि अगर ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है इस पोजीशन के अबाउट, तो यहाँ जो फोर्स आ रहा था, फोर्स लॉ इन एसएचएम यही था ना, माइनस के एक्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये तो लग ही रहा है, ये तो कहीं नहीं गया, ये अभी भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स आ जाता है ड्यू टू डैम्पिंग, जो लॉसेस हो रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, माइनस बीवी। बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर सेकेंड। आप निकाल सकते हो फोर्स की और वी की पुट करके। अब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास सिर्फ माइनस के एक्स ना होकर माइनस के एक्स माइनस बीवी हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात सबको? ये भी वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, जो उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फोर्स को आप एम में लिख सकते हो, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस में बीवी। आप एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, कर सकते हो या नहीं? यस यस मैम। मैम। माइनस में के एक्स माइनस में बी, वी की जगह आ जाएगा डी एक्स बाई में डी टी। इस इक्वेशन को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन का फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोग निकालेंगे जब आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, तो सॉल्यूशंस जो है वो आपको बस देखने, वो आएगा आपके पास ये, ठीक है। जैसे हमारे पास वहां आता था जनरल इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए कोस ओमेगा टी प्लस में 5। अब ए की जगह यहाँ पे एक फैक्टर और आ गया, ए इज इक्वल टू ई इंटू में माइनस बी टी बाई 2m। तो वहां हम लोग जब एनर्जी निकालते हैं तो होती है हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ कितनी हो जाएगी एनर्जी, हाफ के ए ई की पावर माइनस बी टी बाई में 2m का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय में एम। यहाँ पे 2 बीटी आएगा, बीटी बीटी बीटी, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बीटी बाय एम। दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। इनमें से अभी तक ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, इससे आप देख के ये समझ सकते हो कि विद टाइम, टाइम के साथ अभी देखो एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है। टाइम बढ़ाते जाओ ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिक्रीज होता जाएगा, यानी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी उसका एम्पलीट्यूड भी घटता जा रहा है। क्लियर है सबको? सो तो नहीं गए सभी? नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया? एनर्जी यहाँ पे क्या आ रही है, हाफ के ए स्क्वायर की बजाय हाफ के ए स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। अब बस लास्ट 2-3 टर्म्स रहेगी। फ्री ऑसिलेशन किसको कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन किसको कहते हैं, रेजोनेंस किसको कहते हैं। इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप झूला झूलते हैं ना पार्क में, स्विंग वाला जो होता है उस पर बैठ के ऐसे मजे से झूला झूलते हैं। तो मान लीजिए किसी ने धक्का लगाया और वो चला गया, आप आराम से जो है झूल रहे हैं। अब सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। अब एक बार धक्का लगाया छोड़ दिया, उसके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। अब आप क्या करोगे, आपका झूला रुक रहा है, आपको दिख रहा है ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये रुक रहा है, आप क्या करोगे, अपने पैरों से धक्का लगाओगे, लगाओगे या नहीं लगाओगे। उस स्विंग को मेंटेन करने के लिए अपने पैरों से पुश करोगे, तो क्या आगे पीछे दोबारा से नहीं होने लग जाता? यस और नो? यस मैम। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको फोर्स दे रहे हो, वो ऑसिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। उसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में क्या है, एफ नोट कोस ओमेगा डी टी, ओमेगा डी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो अभी ये जो पीरियोडिक फोर्स होता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया और आपका ऑसिलेशन वैसा ही चलता रहेगा, आपको कॉन्टिन्यूअस देना पड़ेगा टू मेंटेन दैट स्विंग, जो भी आप जैसे भी आपको झूलना है। राइट और नो? यस मैम। राइट। तो ये होता है आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशन, जो हम बाहर से ऑसिलेशंस को मेंटेन करें। अगर एक बार लगा के छोड़ दिया होता तो सिस्टम अपने फ्री ऑसिलेशन कर रहा होता, लेकिन हमने तो उसको फोर्स देके कराना था।
अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी मोशन ऑफ पार्टिकल में देखो हम बोल रहे थे एक माइनस के एक्स आएगा, एक माइनस बी भी आएगा। फोर्स ऑसिलेशन में एक टर्म और आ गई, ये वाली, ठीक है। इसमें आप इसको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हो। फोर्स को लिखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वी को लिखे डी एक्स बाई डी टी, बन गई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आता है ये, और इसके सोल्यूशन से एक चीज निकल के आती है कि एम्पलीट्यूड आएगा ये, बस ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड निकल के आएगा। इस एम्पलीट्यूड को देख के दो चीजें समझ में आती हैं। पहली बात कि जो आपके झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और जो आपने फोर्स दिया उसकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी आ रही थी, अगर ये दोनों पास पास है या दूर है, अगर ये दूर है, अगर इनका डिफरेंस ज्यादा है, तो ये गिवन एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है ये नहीं आता, सिर्फ ये आता है। और इसमें आप देखेंगे अगर डैम्पिंग स्मॉल मतलब जो एनर्जी लॉस, फ्रिक्शन वगैरह स्मॉल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो लास्ट जो स्टेटमेंट है इस ऑसिलेशन चैप्टर की वो ये है कि अगर ये ओमेगा ओमेगा डी के इक्वल है, यानी नेचुरल फ्रिक्वेंसी और ये फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला जो फोर्स था इसकी जो ओमेगा डी, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये वाला टर्म नहीं आता, सिर्फ ये आता है। तो एम्पलीट्यूड आ गया ये। अगर बराबर हो जाएंगी तो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या कंडीशन होगी? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप फोर्स्ड, जो आप फोर्स लगा रहे थे इसको ड्रिवन फोर्स भी बोलते हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, पीरियोडिक फोर्स लगाया, ये जो फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा डी, इसके अगर इक्वल होती है तो झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपके पैरों का जो धक्का था अगर वो सही टाइम पे लगे, ओमेगा अगर ओमेगा डी के एक टाइम पे लगे, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है झूले का वो ज्यादा होगा। अब इसमें जो समझने की बात है, अब एक चीज और होती है डैम्पिंग। देखो जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डी या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डी, ये आपके पास जब होता है तो डेफिनेटली जो है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 ग्राफ दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि अगर डैम्पिंग आपने डिक्रीज कर दी, मतलब डैम्पिंग डिक्रीज कर रहे हो, तो ये जो ग्राफ है म्यू इज इक्वल टू म्यू डी पे ये बहुत नैरो हो रहा है। लेकिन डैम्पिंग अगर ज्यादा होती जाएगी, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन वो जो नैरोनेस है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो रेजोनेंस क्या है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड ऑसिलेशन वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। यहां आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.